हेलो। आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम जी जी, वालेकुम। वालेकुम। जी सर जी आ रही है आवाज़। ठीक ठीक, शुरू करें। जी सर प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने आपके ग्रुप के अंदर नोट्स शेयर किए हैं। Today's our topic of discussion is the executive branch of United States of America, that is provided in Article 2 of Constitution of USA. The president is the real executive of the country. He cannot share his powers, and he cannot delegate his powers to anyone else in USA or otherwise. He alone is the chief of the state. According to Dr. Finner, who wrote in his book The Theory and Practice of the Modern Government on page 669, the American presidency has 6 outstanding characteristics. It is a made executive, but it has grown. It is a solitary, not a collective executive. It is popularly elected. It is more than an executive. It is separated from the Congress. It may be tinkered with but cannot be reformed. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो रियल एग्जेक्टिव है, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और ही कैन नॉट शेयर हिज पावर्स और ही कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर्स टू एनीवन एल्स। डॉक्टर फिनर है, ही इज अ जूरिस्ट, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट। उसके पेज 669 पे वो ये राइट डाउन उन्होंने किया है कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ यूएसए है उसके 6 जो हैं नुमाया पहलू हैं, यानी आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। उनमें से फर्स्ट वन इज इट इज मेड एग्जेक्टिव, मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is made executive by the Constitution of USA and by the popular vote of the people of United States of America. He is not a born executive like uh, a king in Saudi Arabia or any other kingdom where the monarchy exists. यानी वो born executive नहीं है, he is made executive. तो मेड एग्जेक्टिव
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया है कि उसका इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, और वो लोगों के वोटों के साथ इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बनेगा, नॉट फॉर लाइफ बट फॉर 4 ईयर टर्म। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मेड एग्जेक्टिव एंड बॉर्न एग्जेक्टिव। तो बॉर्न एग्जेक्टिव जो है वो विदेशी ही किंग होते हैं अपने मुल्क के, और फिर उनका एक लाइन ऑफ थ्रोन होता है या सक्सेशन होती है। सक्सेशन का एक लाइनेज होती है पूरी, कि अगर किंग है तो इन केस ऑफ हिज डेथ और कौन बनेगा, फिर उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद, तो वो एक पूरी एक सक्सेशन की एक लाइन होती है। लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और उसको इलेक्ट किया जाता है बाय द पॉपुलर वोट ऑफ द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही गेन्ड हिज पावर्स, यानी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज टुडे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी पावर्स जो है इंक्रीज होती गई, और इन फ्यूचर भी चांसेस है हिज पावर्स कैन बी इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी ग्रो अप होगी प्रेसिडेंट की पावर्स। इट इज ए सॉलिटरी नॉट ए कलेक्टिव एग्जेक्टिव, यानी वो यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो एक अकेला ही यानी तन्हा इन हिमसेल्फ इज एग्जेक्टिव, वो कलेक्टिव एग्जेक्टिव नहीं है, यानी उसके साथ जो पावर्स हैं उसके साथ कोई शेयर नहीं करता। ही कैन कीप हिज कैबिनेट, अपनी कैबिनेट वो बना सकता है। ही कैन चूज एनी वन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन हिज कैबिनेट। His cabinet members are not from Congress, unlike United Kingdom and पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो कैबिनेट है वो मिक्स होती है, उसमें पार्लियामेंट से भी आते हैं लोग, यानी लोअर हाउस वहाँ से भी आते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट से सेनेटर्स जो हैं दे कैन आल्सो बी फेडरल मिनिस्टर्स एंड दे कैन बी मेंबर्स ऑफ कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर जो है बीइंग एन एग्जेक्टिव, उसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अथॉरिटी उसको दी गई है कि वो अपने एडवाइजर जो हैं वो किसी को भी ले सकता है इन पाकिस्तान। तो वो एडवाइजर जो हैं दे आर इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर्स, दे एंजॉय द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन पाकिस्तान, बट नॉट इन यूएसए। यूएसए में जो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट हैं दे कम फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कांग्रेस से नहीं होते। तो यूके में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से आते हैं। तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट से भी आते हैं कैबिनेट के मेंबर्स, और आम लोगों में से किसी को भी जो कोई उस फील्ड में एक्सपर्ट है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर रिक्वायर्ड है तो वो उसको अपना एडवाइज़र अपॉइंट कर सकता है। इट इज़ मोर देन एन एग्जेक्टिव। तो फिनर कहते हैं कि वो एग्जेक्टिव से भी ज़्यादा यानी कि पावर इंजॉय करता है प्रेसिडेंट। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, यानी वो प्रेसिडेंट जो है ही इज़ सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस डज नॉट शेयर द एग्जेक्टिव पावर्स। एवरी कैंडिडेट फ्रॉम फॉर प्रेसिडेंसी, अब ये जो है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है
तो वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। Every candidate for presidency must possess specific qualities. According to Constitution, no person except a natural born citizen, ये यानी आर्टिकल 2 के सबसेक्शन 5 के अंदर ये बताया गया है कि no person except a natural born citizen or a citizen of the United States at the time of the adoption of this Constitution shall be eligible to the office of President. Neither shall any person be eligible to that office who shall not have attained the age of 35 years and been 14 years a resident within the United States of America. तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि नो पर्सन एक्सेप्ट नेचुरल बॉर्न सिटीजन, जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो बंदे यूएसए के अंदर पैदा हुए हैं एंड दे हैव सिटीजनशिप बाय बर्थ, they can uh, contest contest the election of president in USA. तो उसमें आगे ये बताया गया आर अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फेज है ये तो अब ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बने तो मेरे ख्याल साल हो चुके हैं। जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इसका जो सेकंड फ्रेज है उस वक्त के लिए था, लेकिन उसके बाद तो अब जो है सारे नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और उसके बाद उन्होंने बताया नाइदर शैल एनी पर्सन बी एलिजिबल टू दैट ऑफिस हू शैल नॉट हैव अटेन्ड टू द एज ऑफ 35, यानी एज लिमिट इज 35 years to be president of United States of America, and at the time of filing the nomination papers for the election of president, he must be a resident of United States of America for last 14 years, यानी लास्ट 14 years से वो यूएसए का रेजिडेंट भी होना चाहिए। Citizenship and residency are two different things. Citizenship is nationality and residency is like रहायश, यानी आप अब अगर पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल एक पिछले दिनों आपने एक मीडिया के अंदर जो केस आपने सुना होगा, एक अमेरिकन शहरी है सिंथिया डी रिची उसका नाम है। She is residing in Pakistan since the government of People's Party, यानी 2008 के बाद वो पाकिस्तान में आई थी और 2020 है। एंड उस वक़्त उसने पाकिस्तान में आके रेजिडेंसी जो है इख्तियार की, रहायश, बट शी इज़ नॉट नेशनल ऑफ पाकिस्तान। तो ये है रेजिडेंसी और नेशनैलिटी का फ़र्क। अगर आप यूएसए के अंदर ट्रैवल करते हैं, यूएसए के अंदर आप ट्रैवल करते हैं और जाके वहाँ पे पढ़ने के लिए वीज़ा लेके जाते हैं, तो आप 2 साल अगर वहाँ पे रहेंगे, यू आर रेजिडेंट ऑफ यूएसए बट यू आर नॉट सिटीजन ऑफ यूएसए unless you acquire the nationality by following the citizenship rules and laws. There are usually 3 claims of presidential candidates. ये क्वालिफिकेशन आपको बता रही है। पहली क्वालिफिकेशन है ही मस्ट बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन, एज लिमिट है 35 years एंड रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है 14 years इन यूएसए।
There are usually three claims of presidential candidates: logical candidates, favorite sons, and a bar process. Long political experience is liability rather than an asset or presidential nomination. Presidential candidates are often taken from pivotal states. This is due to the fact that presidential election is determined not by the plurality of total votes cast by the people but by a majority of the electors chosen. The successful candidate must carry enough of the states to control the electoral majority. He must be strong in those sections of the country which provide most of the presidential electoral electors. It has rightly been stated that every American boy has a chance to become presidential if he has lived in one of the big powerful states. तो यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज नॉट ए लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी रादर देन एन एसेट। यानी वो तो कह रहे हैं कि ये जो उनका एसेट नहीं है ये एक लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑथर बन चुकी है कि इतना जो टाइम एग्जॉस्टिंग एंड लॉन्ग प्रोसीजर है इलेक्शन का। पूरा साल इलेक्शन ईयर का जो होता है वो इलेक्शन ही चलता है। आजकल भी यूएसए के अंदर इलेक्शन ईयर है 2020। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इन यूएसए the presidential election is held after every 4 years। या कह लें आपकी फॉर योर मेमोरी कि आपने यार ये जो शिराज जमाल बोदला उन्होंने अपना रोल नंबर लिखा है उसको कोई रोमन में लिखा है यार उसको नंबर्स में आप कर लें। अच्छा उसके बाद है कि लीप ईयर जो है आपने ये चीज़ याद रखनी है। लीप ईयर जिस साल फरवरी जो है वो 29 डेज का होगा उस साल इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। तो 2020 के अंदर फरवरी का महीना था 29 डेज का। बाकी आम सालों में ये 28 डेज का होता है फरवरी। जिस साल 29 डेज का फरवरी होगा उसी साल यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो लॉन्ग प्रोसेस है वो जनवरी के अंदर स्टार्ट हो के दिसंबर तक जाता है। यानी पूरे 12 महीने वहाँ पे इलेक्शन ही होता रहता है। इन उसके जो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो सारे पूरे एक साल के अंदर कंप्लीट होते हैं। जो स्टार्ट पहले जो होता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की नॉमिनेशन से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह नहीं है कि जो पार्टी का चेयरमैन है उसी की पार्टी है उसको पार्टी से निकाल दिया जाए तो पार्टी भी खत्म हो जाती है और उसी ने ही इलेक्शन लड़ना होता है प्राइम मिनिस्टर का और कोई बंदा आगे आ ही नहीं सकता। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। दो पार्टी है मेजर पार्टी वहाँ पे है डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन। ये दो पार्टीज हैं। तो दोनों पार्टीज हर इलेक्शन ईयर में अपनी अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं विद इन पार्टी कि कौन बंदा जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट का नेशनल लेवल पे जाके नवंबर में कंटेस्ट करेगा। तो एज आई ऑलरेडी मेंशन अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस इज 4 years। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट की टर्म जो है इज फॉर 4 years और इसको मे बी सक्सीडेड टू वन यानी वन मोर टाइम यानी एक 4 साल के लिए एक दफ़ा बन गए तो फिर अगले 4 साल के लिए भी इलेक्शन वही बंदा कंटेस्ट करके दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है। जस्ट लाइक
the existing president of USA, Mr. Trump, is contesting election again in November 2020 for second term. तो थर्ड टर्म नहीं मिलती वहाँ पे, यानी 2 मिल सकती हैं और वो और दोनों ही सक्सीडिंग होनी चाहिए, स्किप कर देंगे आपके तो 4 साल और 4 साल 8 साल उसके बाद में एनुअल रेम्यूनरेशन जो सैलरीज वगैरह हैं वो है 40,000 सॉरी 4 लाख सैलरी है पर ईयर और एक्सपेंसेस जो है 50,000 है, दोनों टैक्सेबल है और मैक्सिमम ट्रैवल एक्सपेंस अप टू $8 लाख एंड यूज ऑफ फर्निश्ड एग्जेक्टिव मेंशन इन वाइट हाउस जो है दैट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ president of USA that is furnished from the national exchequer या नेशनल ट्रेजरी जो है वहाँ से उसको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू फर्निश दी ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज वाइट हाउस। उसके अलावा भी उसके कैंप ऑफिस होते हैं, लाइक ओवल है, ओवल के अंदर एक कैंप ऑफिस है। तो अगर हिस्ट्री में देखें तो कैंप ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने जो भी आते हैं अपनी अपनी टर्म में, तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने मीडिएशंस करवाई हैं यूएसए के प्रेसिडेंट्स ने वो ज़्यादा ओवल ऑफिस के अंदर ही हुई है और एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं फलस्तीन का भी इजरायली गवर्नमेंट के साथ। फलस्तीन की जो PLO एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के आज़ादी के लिए, फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके थे यासर अरफात चेयरमैन, तो वहाँ पे ओवल ऑफिस में उन्होंने एग्रीमेंट पीस एग्रीमेंट किया था इसराइल के साथ। इलेक्शन, अब इलेक्शन का जो प्रोसेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ऑफ एवरी 4th ईयर, पहले आपको बता दिया नवंबर का जो पहला वीक होगा वो हर 4 साल के बाद उसमें इलेक्शन होगा। थ्रू द इलेक्शन ऑफ इलेक्टर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टर्स हैं उनके थ्रू होगा इलेक्शन प्रेसिडेंट का। वोट फॉर हिम इन दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, यानी दिसंबर में उनका वोट फिर प्रेसिडेंट हो जाता है। जनवरी जो फॉलोइंग ईयर होता है इलेक्शन का, जब फॉर एग्जाम्पल 2020 दिसंबर में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाएगा और जनवरी 2021 की 20 तारीख को वो अपना ऑफिस जो है होल्ड कर लेगा, अपना हलफ उठा लेगा प्रेसिडेंट का, नया जो प्रेसिडेंट आएगा नेक्स्ट ईयर। क्वालिफिकेशंस वो पहले हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, एज लिमिट 35 ईयर्स है और यूएसए की रेजिडेंसी है 14 ईयर्स की एट द टाइम ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन in case of death or resignation or removal of a sitting president, he will be succeeded in the following order. प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है वो रिजाइन दे देता है या ही उसको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा, नया इलेक्शन नहीं होगा फिर वहाँ पे। तो उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑटोमेटिकली। तो अगर फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर उसके साथ भी यही मामला हो जाता है जो प्रेसिडेंट के साथ हुआ है, डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया या रिमूव कर दिया गया ऑफिस से, तो फिर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फिर इस तरह ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन जो है
ये 11 नंबर तक है, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स तक। ये आपके पास नोट्स हैं, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो यूजली जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि वो फर्स्ट वन है आफ्टर प्रेसिडेंट इन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, तो वही ऑफिस होल्ड करता है ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये तो था ओवरव्यू एक। तो बाकी नेक्स्ट जो आ गई प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन। दोनों पार्टीज के अंदर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट की नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है जनवरी में। तो जनवरी के अंदर दोनों पार्टीज, और हाँ, और ये जो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स है, ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड नहीं किया गया, और ना ही फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी कोई इंटेंशन थी। ये एक पॉलिटिकल पार्टीज की एक प्रैक्टिस है, और उस प्रैक्टिस को उन्होंने एज ए ट्रेडिशन अडॉप्ट किया हुआ है, और आज तक इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। तो जनवरी के अंदर दोनों जो मेन पार्टीज हैं वो अपनी अपनी जो कन्वेंशन है उसकी कॉल करते हैं, पार्टी कन्वेंशन। वो कॉल होती है जनवरी या फरवरी के अंदर, और नॉमिनेशन जो कन्वेंशन है फॉर दी नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो होता है समर के अंदर, जून जुलाई में। तो एक ही किसी एक पार्टी जो है किसी एक शहर के अंदर अपना कन्वेंशन करवाती है, दूसरी पार्टी दूसरे शहर में। तो जनवरी के अंदर या फरवरी में जब पार्टी का कन्वेंशन की कॉल दे दी जाती है समर के जून जुलाई में, तो उसके बाद विद इन पार्टी ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक वो इलेक्शन करवाते हैं टू इलेक्ट द डेलीगेट्स। डेलीगेट्स वो इलेक्ट करते हैं जिनको वो कन्वेंशन में भेजते हैं टू सेलेक्ट द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अच्छा, और वो डेलीगेट्स जो हैं वो होते हैं ऑल ओवर द यूएसए 1000 ईच पार्टी के। तो उसके बाद ईच पार्टी के 1000 अल्टरनेटिव अल्टरनेट डेलीगेट्स भी होंगे, कि इन केस कन्वेंशन के अंदर जो डेलीगेट है वो अगर एब्सेंट है तो अल्टरनेट डेलीगेट उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो पार्टी कन्वेंशन के अंदर 1000 यानी 1000 डेलीगेट्स भेजे जाएंगे, और 1000 अल्टरनेट डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द यूएसए, और वो डेलीगेट्स भेजेंगे ईच पार्टी के पार्टी मेंबर्स जो है, या कह लें पार्टी कारकुन। तो वो उन 1000 का इलेक्शन करके उनको फिर वहाँ पे कन्वेंशन में भेज देंगे। तो कन्वेंशन जब होगा उसकी मीटिंग ऑफ कन्वेंशन जो है, the Democratic Convention meets in one city and the Republican in another, but the procedure in each case is much the same. The 1000 delegates are seated in the front portion of the Great Hall with the alternate occupying the rear. ये जो डेलीगेट्स भेजे जाएंगे, तो हर पार्टी एक शहर में करेगी कन्वेंशन, दूसरी पार्टी दूसरे में करेगी, और डेलीगेट्स जो है वो फ्रंट के ऊपर बैठेंगे और ग्रुप्स की शक्ल में बैठेंगे। लास्ट स्टेट के डेलीगेट्स जो है वो फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क के एक जगह पे, न्यू जर्सी के एक जगह पे, बट इन फ्रंट।
तो रेयर सीट जो है, बैक की सीट, वहाँ पे अल्टरनेट डेलीगेट्स बैठेंगे। तो जो डेलीगेट्स हैं ग्रुप की शक्ल में बैठेंगे और उनके पास प्ले कार्ड भी होंगे कि जिनके ऊपर लिखा हुआ कि ये न्यू जर्सी से हैं या न्यूयॉर्क से। तो ये जो डेलीगेट्स एंड अल्टरनेट डेलीगेट्स हैं, दे आर मोस्टली एक्टिव पार्टी वर्कर इन देयर होम स्टेट्स with a good sprinkling of congressmen and ex-congressmen. तो डेलीगेट्स और अल्टरनेट डेलीगेट्स एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी होते हैं और दे हैव सपोर्ट ऑफ कांग्रेसमैन, जो कांग्रेस के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के अंदर उस स्टेट के मेंबर होते हैं, और या एक्स मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जो है उनकी इनको सपोर्ट हासिल होती है। Each delegation is provided with a microphone connecting with the public address system so that any delegate who speaks from the floor can be heard throughout the hall and indeed throughout the nation, for the proceedings are broadcast over the national radio hook। तो हर डेलीगेट जो है, डेलीगेशन है, उसको एक माइक्रोफोन दिया जाता है ताकि अगर वो स्पीच, और उसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और रेडियो जो है नेशनल लेवल का उसके साथ भी वो कनेक्ट होता है। तो डेलीगेट जब वहाँ पे बोलते हैं तो उनकी जो आवाज़ है ऑल ओवर द नेशन सुनी जा सकती है। तो उनकी तकरीरें जो है वो फिर ऑल ओवर द यूएसए या पूरी कौम सुनती है। At the front of the hall is a great stage on which the principal dignitaries are given seats। तो फ्रंट जो है कन्वेंशन का, वहाँ पे एक स्टेज लगाया जाता है बड़ा, उस पे जो पार्टी के नुमाया जो लोग हैं, या कह लें कि मेन लोग, जैसे पाकिस्तान में पार्टीज के अंदर सीईसी होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे लोग जो हैं उनको वहाँ पे सीट्स दी जाती हैं, बिठाया जाता है। उसके बाद फिर कन्वेंशन जब स्टार्ट होता है तो एक टेम्परेरी चेयरमैन उसको विदाउट एनी अपोजिशन बना दिया जाता है, और वो अपनी स्टेज पे आके स्पीच करता है जिसमें वो अपनी पार्टी की अचीवमेंट्स बयान करता है। तो फिर जो एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी जो डेलीगेट्स आते हैं उनके क्रेडेंशियल जो है उनको आके एग्जामिन करती है, और उसकी रिपोर्ट जो जब उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो एक परमानेंट चेयरमैन जो है उसको इलेक्ट किया जाता है, और वो अपनी स्पीच डिलीवर करता है। उसके बाद है नॉमिनेशन ऑन द थर्ड और फोर्थ डे ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंक्लूजन ऑफ द preliminaries। The great item on the calendar is reached and nominations for the office of president are announced by the chairman to be in order. The roll of states is called in alphabetical order, Alabama first and Wyoming last. The chairman of any state delegation or someone acting for him may make a nomination. If a state has no candidate of its own, no favorite son as he is called, it may give its place in the alphabet to some other state. Thus, Alabama may yield to New York, and the chairman of New York delegation will proceed to nominate his candidate in the address. The nomination is then recorded with further eulogy by delegates from various states.
These nominations and speeches may take a whole day, or perhaps a couple of days. It is a time-consuming process because the placing of each candidate name in nomination is a signal for demonstration on his behalf, led by the delegates from the state which has nominated him. A procession starts through the ales, gathering as many adherents as it can uh, and making as much noise as lusty lungs can produce. Sometimes these demonstrations last a half hour or more, with the galleries joining in the bedlam. Admission to these speakers galleries is by ticket, each candidate being given his share of the ticket which he distributes among his voters. After all the nominations have been made, the voting begins. It is not by ballot but by the voice vote. तो हर स्टेट जो है उसका जो डेलीगेशन वहाँ पे आया होता है उसका चेयरमैन जो है वो खड़े होकर स्पीच भी करते हैं और स्पीच के बाद अपना अपना उनका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है उसकी नॉमिनेशन और वो बताते हैं कन्वेंशन को। और अगर कोई स्टेट जो है वो स्टिक करना चाहती है या वो ये कहते हैं कि हम हमारा कैंडिडेट वही है जो फलां स्टेट का है, तो वो अपना जो माइक है वो जिस स्टेट के हक में वो स्टिक में है उनको दे देंगे, तो वो फिर आगे प्रोसीड करेंगे टू नॉमिनेट द कैंडिडेट। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और वहाँ पे जो वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होती, बाई वॉइस वोट, आवाज के साथ। आफ्टर all the nominations have been made, the voting begins. It is not by a ballot but by a voice vote. The roll of the state is again called in alphabetical order, and the chairman of a delegation announces the name of the state, casts its vote for so and so, or he may report a divided vote, some for one candidate and some for another. In both the Democratic and Republican National Convention, a majority is sufficient to nominate, but a clear majority of all the delegates is needed. Accordingly, when several candidates are in the uh, running with strong support, it is often necessary to take ballot after ballot before any one of them fulfills the requirement. As the polling goes on, the weaker candidate drop out, votes are shifted around on successive ballots. One roll call follows another until a decision is reached. तो उसके बाद वहाँ पे जो इलेक्शन का नॉमिनेशन, हर स्टेट अपना अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करने के बाद वहाँ पे फिर वॉइस वोट के जरिए पोलिंग होती है, बैलेट के जरिए नहीं होती कि कौन सा कैंडिडेट हमने फाइनल करना है। जब तक क्लियर मेजॉरिटी जो है किसी एक कैंडिडेट को नहीं मिल जाती, तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है। और जब कैंडिडेट एक पे इत्तेफाक हो जाता है, यानी क्लियर मेजॉरिटी उसको मिल जाती है, तो उसके बाद जो है कन्वेंशन जो है वो डिसमिस यानी उसकी प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन वो है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट रहता है, या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूछ लें, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
अनम्यूट करने अगर है कोई क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम।